फादर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर थे। क्या वो हम देख रहे थे अभी तो आइए देखिए माने भी सभी introduce yourself without your name. मैंने प्राथमिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय बेतिया से प्राप्त की है और स्नातक बेतिया यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑप्शनल संस्कृत और मेरी हॉबी सिंगिंग। कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग करने के बाद आपने उस फील्ड में अपने आप को क्यों नहीं आगे बढ़ा? मेरा लक्ष्य सिविल सर्विसेज ही रहा है। ऑप्शनल का विषय का चयन करना मैंने संस्कृत और सबसे ज्यादा रुचिकर पाया। संस्कृत को सबसे ज्यादा रुचिकर पाया। संस्कृत में क्या ऐसा रुचिकर लगा? और बचपन से ही हम लोग महाभारत और रामायण टीवी पर देखते आ रहे हैं और उस समय कितनी सारी शिक्षाएं। नहीं तो रामायण और महाभारत जो टीवी पे देखते हैं वो हिंदी में, लेकिन सर इसका ज्ञान तो होता है कि जो उसका मूल रूप ओरिजिनल फॉर्म है वो संस्कृत में ही लिखा गया है। इससे ये भी पता चलता है कि संस्कृत में और भी काफी सारी कथाएं हैं जिसमें हमें और भी काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ संस्कृत में एक नया मतलब एक नई भाषा को सीखने का मौका मिलता है। संस्कृत की कोई पुस्तक का नाम बताइए जिसका प्रशासनिक महत्व है। काफी सारे प्रशासनिक क्या क्या है प्रशासनिक बात उसमें? सबसे पहले तो कौटिल्य ने ये कहा है कि प्रजा सुखे सुखम राज्य। इसका मतलब ये हुआ कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। इसी तरीके से आज के प्रशासन में अगर देखा जाए जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है तो हम प्रजा की सेवा के लिए ही वहां पर जा रहे हैं। प्रजा के लिए ही डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल। तो प्रजा के लिए हमें काम करना है। ये चीज सबसे पहले अर्थशास्त्र में ही कहा गया था जो रचना है। साथ साथ उन्होंने मंडलीय व्यवस्था के बारे में कहा है कि कैसे हम अपने नेबरहुड जो दूसरे देश हैं और दूसरे स्टेट्स हैं उनके साथ हमारी कैसे रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए उसके बारे में भी उन्होंने कहा है। और उन्होंने साप्तांग थ्योरी दी है तो जो मतलब बताता है कि किसी भी राज्य के लिए कौन सी 7 चीजें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कालिदास का नाम सुना है? कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है। भारत शेक्सपियर क्यों? कालिदास की रचनाएं जो है काफी उत्तम श्रेणी की मानी जाती हैं। और सबसे जो खास उनमें जो क्वालिटी माना जाता है जो विशेषता उनकी मानी जाती है वो उपमा और किसी भी रचना में वो इस तरीके से शेक्सपियर का आता है इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो शेक्सपियर की ऐसी क्या चीजें इसमें थी जो उन्हें शेक्सपियर कहा? कालिदास की मुख्य रचनाओं में जो उनका मुख्य रस होता है वो श्रृंगार रस पाया जाता है। शेक्सपियर की भी शेक्सपियर की रचना में कौन सी मुख्य रचना में श्रृंगार है? ठीक है। आपका वैकल्पिक विषय संस्कृत है ना और आपकी प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से हुई है। केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत भारत में कब से मानी जाती है? और अभी रिसेंट में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है। एक और विद्यालय शुरू किया गया था जवाहर नवोदय विद्यालय, आपने सुना होगा। तो इसकी शुरुआत कब से हुई?
केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के बारे में आप संक्षिप्त में जानकारी तो रखती होंगी कि वहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलती है, क्या कैसे होता है, रेसिडेंशियल स्कूल है। सरकारी स्कूल है, रेजिडेंशियल केंद्रीय विद्यालय से कंपेरिजन करें तो क्या क्या दोनों में डिफरेंस है? नवोदय विद्यालय है। संस्कृत, संस्कृति जो शब्द बना है संस्कृत से बना है, इस दोनों में कोई है रिलेशन क्या? संस्कृति और संस्कृत संस्कृत जो है हमारे सबसे पहले तो हमारी संस्कृति को भी दर्शाता है। हमारा सबसे पुरातन भाषा जो है वो संस्कृत है, तो इस तरीके से दोनों में रिलेशन हो सकते हैं। इसके साथ साथ संस्कृत के जितने भी लिटरेचर हैं सब में हमारे भारत की संस्कृति फर्क है। इस तरह से दोनों में रिलेशन है। अच्छा, और हम सभ्यता और संस्कृति को अलग से देखते हैं। सभ्यता क्या होता है, संस्कृति क्या होता है? तो सभ्यता मेरे अनुसार ये हो सकता है कि कहीं पर भी किसी भी जगह पर लोगों का बसना और वहाँ पर एक व्यवस्थित राज्य व्यवस्था जब वहाँ पर हो जाए, सुदृढ़ हो जाए, तो उसे सभ्यता कहेंगे। संस्कृति वो होती है जो लोग आम तौर पर आपस में जो जो जैसे उनका ट्रेडिशन जो जो साथ में जो क्रियाकलाप वो लोग करते हैं सोसाइटी में, उस तरीके से संस्कृति का डेवलपमेंट। मद भगवत गीता, श्रीमद भगवत गीता, इसको गीता ही क्यों नाम दिया गया? और भी नाम दिया जा सकता था, कारण है क्या? कहाँ श्रीमद भगवत गीता की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? लिटरेचर वाइज इसको महाभारत से लिया गया है। कहाँ महाभारत में इसको कहा गया था? कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन को कुछ परामर्श दिया था, तो उसी को कहाँ अभी कुरुक्षेत्र, कहाँ अभी इंडिया में कहाँ पार है? तो कुरुक्षेत्र का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? कुरु वंश से ये महाभारत के जो कौरव और पांडव थे वो कुरु वंश से बिलोंग करते थे, तो उनका जो क्षेत्र हुआ जो जहाँ पर कौरवों और पांडवों के बीच में हुई। आपका संस्कृत साहित्य है, पहले आप साहित्य क्या होता है? आप अभी कोरोना वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया में, उसका विजिट है इंडिया में कौन सा वैक्सीन, किसी भी वैक्सीन का नाम दे सकती है? एक चीज ये बताइए कि इंडिया का जो कोरोना काल में फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन डिफरेंट कंट्री के साथ किस प्रकार का? फिर कोरोना की वजह से तो पहली बात ये कि इंटरनेशनल इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा गिर गई, और क्योंकि ट्रेड रिलेशन देशों के बीच में काफी कम हो गया, तो डर से कि अगर चीजों का अगर हम आयात करेंगे तो हो सकती है। साथ साथ माइग्रेशन भी काफी हद तक कम हो गया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो साउथ साउथ कॉर्पोरेशन के तहत मिशन सागर चलाया गया था, जो छोटे देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनको सहायता पहुंचाने के लिए खाद्य सामग्री और मेडिसिन वगैरह के लिए, जैसे इसमें मॉरिशस था, सूडान, साउथ सूडान। कौन सा मिशन किया गया था? मिशन सागर। तो इंडियंस ऑरिजिन के जो पर्सन की बाहर देश में रहे वो वापस लाने के लिए भी आर्मी के द्वारा कुछ आया गया था, सॉरी एयर इंडिया के द्वारा,
वो और जैसे चलाया तो है जैसे अरब कंट्रीज से भी लोगों को वहां से निकाला काम होता है। एक्चुअली में ये कोरोना वायरस होता क्या है? कोरोना वायरस से इसको जो साइंटिफिक नाम दिया गया है कोविड या सार्स कोव 2 कहा जाता है। ये एक प्रकार का वायरस है जो क्या डिफरेंस है दोनों में? 19 या सार्स को सर सार्स एक पहले भी एक वायरस था जिसका वेरिएंट इस दोनों में 19 एंड सार्स को देखिए वायरस के दो नाम दिए गए हैं सार्स कोव 2 सार्स कोव 1 दोनों अलग अलग वायरस वन क्या हैं। सर वो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में क्रिएट कर रहे हैं वायरस ये सभी कहाँ हुआ था? और सार्स का क्या हुआ? रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है क्या क्या सिंड्रोम का लेकर कैसे सिंड्रोम सिम्टम क्यों नहीं करते? इसमें सिम्टम दस क्या किसी भी कार्य में जो भाव उत्पन्न होते हैं जब हृदय को जो वो जो हृदय जिस भाव को महसूस कर सकते हैं जिसका आनंद उठा सकते हैं काव्य किसे कहते हैं? कहा गया है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम इसका मतलब है कि कोई भी वाक्य जो रस युक्त हो उसे काव्य कहा जाए। अच्छा आप कंप्यूटर साइंस बीटेक में पीआईटी जो है पहले कॉलेज हुआ था हर इंस्टीट्यूट आप उसे जैसा कि आप बीआईटी में मैंने बीआईटी और बीआईटी क्या है फुल फॉर्म होता है एस्टैब्लिशमेंट तो 1970s में हमारे मुझे याद नहीं है मालूमात आप जब कर रहे थे उसमें अच्छा आपका इंस्टीट्यूट प्राइवेट है या डीम्ड यूनिवर्सिटी है? जहाँ से आपने बीटेक किया है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या डीम्ड यूनिवर्सिटी है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी। दोनों में क्या अंतर होता है प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में? प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या अंतर होता है? डीम्ड यूनिवर्सिटी को पूरा यूनिवर्सिटी का अभी नहीं मिलता है। तो कंप्यूटर साइंस का गवर्नेंस में क्या योगदान है? तो गवर्नेंस जैसे अभी डिजिटल इंडिया का टाइम है जो सब डिजिटली इंडिया को आगे बढ़ाना है या हमारे प्रधानमंत्री ये चाह रहे हैं 5G का जमाना है तो इसमें कंप्यूटर साइंस का नॉलेज बहुत हेल्प करेगा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में और जैसे आजकल काफी सारे लोगों में जागरूकता नहीं है किस तरीके से ई गवर्नेंस को का प्रयोग किया जाए तो उसमें मैं ग्राउंड लेवल पर इसमें मदद कर सकती हूँ। हर गवर्नमेंट में टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन की गवर्नेंस करप्शन में कैसे साइबर सिक्योरिटी की जो यूज से जैसे अभी देश में लगभग 30% आदमी निरक्षर है ना? अनएजुकेटेड आदमी 30%। 30% आदमी अनएजुकेटेड है, निरक्षर है। 30% निरक्षर है जी। और सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रही है। जी। तो आपको नहीं लगता है जो 30% जो आबादी है उसके साथ अन्याय हो रहा है? तो जैसा प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जैसे आजकल जो लोग इलिटरेट हैं गांव और देहात में उनके पास भी स्मार्टफोन होता है और वो भी काफी
अच्छे से उसको यूज कर लेते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज ग्राउंड लेवल पर दें तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी दिक्कत आएगी। लेकिन हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें आगे काम करना होगा। हमें लोगों को सबसे पहले जागरूक बनाना होगा कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हों, और जो स्कीम चली आ रही है शिक्षा के लिए, जो बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, वो सही से efficient तरीके से implement तो तीन अच्छा। दो तीन शब्द बहुत सुनते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब क्या है? ये सब सर सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। डिफरेंस क्या है तीनों में? सर तीनों जैसे सी प्लस प्लस सबसे प्रिमिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी का एक डेवलप्ड फॉर्म है सी प्लस प्लस। तीनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, उनमें सारे में सिंटैक्स अलग अलग होता है, लेकिन हम किसी भी चीज को तीनों तीनों लैंग्वेजेस से प्रोग्राम कर सकते हैं, किसी भी हाँ, ऐप को या किसी भी आपके सबसे जो आपके संस्कृत पढ़ी है, सबसे प्रिय रचना कौन सी है? रघुवंश। क्यों लगी प्रिय? तो क्योंकि उसमें वही चीज है कि जैसे हमने बचपन से रामायण देखा है, तो रामायण में अलग प्रकार की रुचि रही है हमारी, और रघुवंशम उसी वंश की कथा है जो राजा दिलीप से। अच्छा, रघुवंश जो है, वंशम जो है, खंड काव्य है या महाकाव्य? महाकाव्य कहते किसको? महाकाव्य के कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेसिस पर आपका महाकाव्य कहा जाता है। जैसे कि किसी भी काव्य में यदि 8 या 8 से अधिक सर्ग हो, इसके साथ साथ उसके जो नायक हो वो किसी कुलीन वर्ग से हो, कुलीन वंश से हो, या फिर किसी देव के रूप हो, और इनका जो धीरोदात या ललित होने चाहिए। इसके साथ साथ उस काव्य में प्रकृति का बृहत रूप से वर्णन हो। इसके साथ साथ जो छंद जो भी यूज किया जाता है महाकाव्य में, वो हर सर्ग के लिए जनरली ऐसा देखा जाता है कि अलग अलग छंद यूज किया जाता है। अच्छा, रघुवंश की कोई दो पद सुनाएंगे? रघुवंश का जो मंगलाचरण है जो कालिदास जी ने उसको सुनाना। भागवत भागवत संपृक्तो भागवत प्रतिपत्ति जगत पितरो बंधु पार्वती प्रिय। क्या अर्थ हुआ इसका? सर वाणी और अर्थ के समान, वाद अर्थ कहाँ है, वाणी और अर्थ जिस प्रकार से आपस में उनको अलग नहीं किया जा सकता है, उनको संपृक्त नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से हमारे जो पार्वती और परमेश्वर हैं, जो हमारे जगत के पिता हैं, जगत का पितरों कहा गया, उनको भी हम अलग नहीं कर सकते, और उनको नमन करते हुए इस काव्य का शुरुआत। सर ने कहा कि महाकाव्य और खंड काव्य, इस दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? खंड काव्य किसी भी बड़े कथा का भाग होता है, और उसमें 8 से कम सर्ग होते हैं, और जैसे कि एक उदाहरण के को लेकर मैं समझाना चाहूंगी। मेघदूत एक खंड काव्य है, तो वो एक बड़ी कथा है जो कि उसमें से एक छोटा सा पाठ लिया गया है यक्ष और यक्षिणी का, जिसको लेकर पूरा मेघदूत दिखा गया है। छंद क्या है? छंद सामान्यतः किसी भी कविता में जो लय जिसकी वजह से आता है, जिसे छंद कहते हैं, वो वर्ण या फिर जो मात्राएं होती हैं, उनके क्रम और उनके संख्या का जो नियम होता है किसी भी काव्य में, उसको छंद है। पोस्टैरिटी क्या है? yes और BTS तो BAS को आपने प्राथमिकता में पहले स्थान पर दिया, क्यों? तो इसी लक्ष्य से ही सिविल सर्विस में मतलब सेवा के भाव से यहाँ पर आना हुआ। तो मुझे लगता है कि इसमें काफी स्कोप है, मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी है जो ग्राउंड वर्क हम कर सकते हैं, जिसमें जैसे किसी एक क्षेत्र में नहीं देखती, हम काफी सारे क्षेत्र में प्रभाव डाल सकते हैं। आपने कहा सिंगिंग मेरी हॉबी, इस सिंगिंग हॉबी से प्रशासन को क्या फायदा हो? दो बातें मैं कहना चाहूंगी। एक तो सिंगिंग को कहा जाता है कि मेडिटेशन है, सिंगिंग करने से मन शांत होता है, और प्रशासन में तो
कहा जाता है कि बहुत स्ट्रेसफुल वर्क में से हमें छुट्टी तो नाम की होती है, छुट्टी नहीं मिलती। तो इस तरीके से जब अगर मन शांत होगा तो प्रशासन और भी ज्यादा इफिशिएंट हो पाएगा। और उसके साथ साथ सिंगिंग धैर्य भी पेशेंस सिखाता है। तो इन सब चीजों से ये सिंगिंग में 7 स्वर के बारे में चर्चा की गई। 7 स्वर क्या होता है? सरगम, जैसे दुनिया में जितने भी स्वर बन सकते हैं, जितने भी गाने बनते हैं, जितने भी गीत बनते हैं, वो इन 7 स्वरों का संगम ही होता है। इन 7 स्वरों को मिलाकर ही बना है। क्या क्या है 7 स्वर? तो सारे गाने और 8वां स्वर क्या होता है? तो 8वां सुर का जैसे सा अगर किसी एक स्केल पर कहते हैं तो जो 8वां सुर होता है दूसरी स्केल पर सा चला जाता है। सिंगिंग हॉबी कब से है? बचपन से ही। बचपन से ही। तो बचपन से आप गाना गा रहे हैं, क्या आपने प्रशिक्षण लिया है इसका? आप अपने आप को किस तरह का सिंगर मानते हैं? परफेक्ट तो नहीं कहूंगी खुद को, लेकिन ऐसा गा सकती हूँ कि सामने वालों को मतलब सुनने में तकलीफ ना हो। तो आप एक गाना सुना दें और देखते हैं हमें तकलीफ होती है। तुमको सितारों में झूम जाने से बहारों में चलो, पिछले बार से इस बार में तुम्हें क्या परिवर्तन नजर आया? फिर मैं बताऊंगा क्या नजर आया। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, स्टार्टिंग का जो फेज था बहुत अच्छा लगा। जैसे तुमने जैसे पूछा गया था परिभाषा, तुमने कुछ संस्कृत में बोला तो शब्दार्थ करती है। मेरे हिसाब से तो काफी बहुत ज्यादा, मुझे लगता है बहुत काम किए तो परफेक्शन होना चाहिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारा कर लिया। मैक्सिमम संभावना है कुछ प्रेजेंटेशन तो शुरू से ही सारी मतलब मुझे लग रहा है कुछ कमी है, मैं बता रहा हूँ इसे, और तुम वीडियो देख के भी देख लेना। एग्जाम्पलरी लगा था स्टार्ट में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। स्टार्टिंग जो शेप था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। और एक क्योंकि स्टार्टिंग फेज में तुम जो देख रही थी वो तीनों तरफ देख रहे थे, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है, उसके बाद सीधा तुम 1-to-1 देख रही थी, वो गड़बड़ी है थोड़ा सा। और 1-to-1 के साथ साथ थोड़ा सा इधर उधर देख रही थी, हाँ लेफ्ट राइट इधर भी देख रही थी, पर आई कांटेक्ट आपका टूट रहा था, ठीक है। जिनको आंसर कर रहा है ना उससे अधिक आई कांटेक्ट रखेंगे, बाकी थोड़ा थोड़ा अगल बगल के लोगों को, वो चीज है वो भी सुधर जाएगा। और एक्चुअली उस साइड में भी एक आदमी होंगे और इस साइड में भी होंगे, तो खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आ जाए कीजिए, ठीक है। तो वो चीज पार्ट पे थोड़ा सा और
वो सेफ हो जाएगा। बाकी चीज मेरे हिसाब से ठीक है। बहुत अच्छा है, आप तैयार हैं इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए तैयार हो, ठीक है। ये कोशिश और आपको करना है कि आपके आंसर में से अधिक श्लोक को घुसाने का कोशिश कीजिए। हाँ, जितना घुसा पाएंगे आप उतना अधिक नंबर आपको आएगा। मतलब अगर तुम्हारा अगर 5-7 और श्लोक याद कर लो, से साहित्य पूछा गया, साहित्य की परिभाषा अगर श्लोक में हो तो हम देखते हैं, ठीक है, तो वो साहित्य का परिभाषा तो श्लोक में कह दो, हमारा वाला परिभाषा वो भी ठीक है, तो श्लोक के रूप में कह दो, कुछ भी हो श्लोक के रूप में शब्दार्थ बता दो तो 100+ स्कोर चला। तुम सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में जो पूछा जाए वो श्लोक से स्टार्ट करो, 100+ मार्क्स आएगा। बहुत अच्छा देख, ठीक है ना। अंदर से इसका ये है, तैयार है इंटरव्यू, तैयार है ना, तैयार है। जा अपने काट दिया, काटना था कुछ काट लिए कुछ, ये नंबर है ना, उस पर भेजेगा, मोबाइल खराब हो गया। अच्छा, और स्वेटर पड़ेगी, ब्लेजर